अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात के बाद अडियाला जेल में मुलाकातों के हवाले से अहम खबर सामने आई है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी से उनकी बेटी मुबशरा शेख और भाभी मेहरुन्निसा की मुलाकात हो गई है। इस बारे में बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि 3 मुश्किल महीनों के बाद आखिरकार हमारे ख़ानदान को बुशरा इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। इस पूरे अरसे में हम उनकी खैरियत के बारे में बिल्कुल बेखबर रहे। मुलाकात के दौरान इमरान खान मौजूद नहीं थे। एक और पोस्ट में बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने लिखा कि पिछले हफ्ते बुशरा इमरान की खान साहब से मुलाकात करवाई गई। खान साहब ने उन्हें बताया कि 2 हफ्ते से एक आंख से धुंधला नजर आ रहा था। खान साहब बार बार अमले को बता रहे थे लेकिन अमला कुछ नहीं कर रहा था। फिर एक जूनियर डॉक्टर को भेज दिया जिसने कहा कि उसके बस की बात नहीं है और मसला संजीदा है। इस पर पिम्स के डॉक्टर्स को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि खान साहब का इलाज जेल में मुमकिन नहीं है और अगर अभी अस्पताल ना ले जाया गया तो उनकी आंख ज़ाया हो सकती है। मरियम रियाज एक जेल का अमला बाज़िद था कि जेल में ही इलाज करें, लेकिन पिम्स के डॉक्टर जिद करके खान साहब को अस्पताल लेकर गए। खान साहब की तबीयत बेहतर है लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार के मुताबिक अडियाला जेल में बुशरा बीबी से बेटी और भाभी की मुलाकात के बाद दोनों खवातीन ने बुशरा बीबी का पैगाम बैरिस्टर गौहर खान को पहुंचा दिया। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने अपनी फैमिली को बताया कि इमरान खान की तबीयत पहले से बेहतर है। इमरान खान ने डॉक्टर्स की हिदायत पर अपनी मर्जी से इलाज करवाया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने इस खबर की तस्दीक करते हुए बताया कि इमरान खान की सेहत कदरे बेहतर है। महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। अब ये बातचीत आगे चल पड़ेगी। तकरीबन 3 महीनों के बाद बुशरा बीबी की बेटी की और भाभी की मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। बुशरा बीबी ने खान साहब की सेहत के बारे में बताया। खान साहब की सेहत है वो कदर बेहतर है। आज भी हम वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। चकज़ई साहब ने लेटर लिखा है और वो लेटर हमने वज़ीर आज़म के पीए को बुला के उनको हैंड ओवर कर लिया और उन्होंने कहा था आज हमारे मेहमान आ रहे हैं बाहर मुल्क से, लेकिन उम्मीद है कल तक हमें जवाब मिलेगा। अब ये बातचीत आगे चल पड़ेगी तो चकज़ई साहब की सवाबदीद है वो किस तरह लेंगे। लेकिन देखो जो साहिब इक़्तिदार है ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आई है कि मुल्क के हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए बड़े दिल का मुजाहरा करे। आज भी आप देखें, मैं कह रहा हूँ खान साहब के साथ आज भी मुलाकात नहीं हो सकी तो ये मुनासिब नहीं है। आज फैमिली मिली थी, खान साहब मिल जाते तो बात ख़त्म हो जाती, कुछ न कुछ तसल्ली तो हो जाती। अगर बुशरा बीबी के थ्रू पैगाम आता है तो वो ख़ुद भी देख लेते, मुलाकात भी कर लेते, हम में से कुछ जाने देते। पर बाकी खान साहब की फैमिली को भी जाने का हक़ है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है। इमरान खान से मुलाकात करवाने का पीटीआई का मुतालबा बरकरार है और इमरान खान की सेहत के हवाले से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त भी लिख दिया है। ख़त के मुताबिक मैं निहायत फ़ौरी और संजीदा अंदाज में आपकी तवज्जो एक इंतहाई अहम मामले की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ जो साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक है, जो इस वक्त अडियाला जेल रावलपिंडी में कैद हैं। मुझे इत्तला मिली है कि हालिया तिब्बी मुआयने उनके ज़ाती तिब्बी अमले या अहले खाना की मौजूदगी और इल्म के बगैर किए गए। उनके ज़ाती डॉक्टर्स जो उनकी मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं उनको इस बारे में मुतला ही नहीं किया गया। इमरान खान की सेहत की दुरुस्त जाँच और मुनासिब इलाज के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि बिला किसी ताख़ीर के उनके काबिल एतमाद और ज़ाती डॉक्टर्स के ज़रिए मुकम्मल तिब्बी मुआयना और टेस्ट किए जाएँ जो तिब्बी अखलाकियात, कानूनी जिम्मेदारियों और बुनियादी इंसानी हुकूक के ऐन मुताबिक हो। यह बेहतर होगा कि तिब्बी मुआयना ख़ास तौर पर उनके ज़ाती डॉक्टर्स के ज़रिए ही किया जाए। ख़त में 3 डॉक्टर्स के नाम तजवीज़ करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को लिखा है कि आपकी फ़ौरी और ज़ाती मुदाखलत निहायत ज़रूरी है ताकि इस तिब्बी रसाई को यकीनी बनाया जा सके और एक साबिक वज़ीर आज़म की सेहत और सलामती का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हो सके। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान की आँख की सर्जरी से मुताल्लिक तफसीलात से आगाह करते हुए सेनेट को बताया कि इमरान खान की सेहत ठीक है, उनका प्रोसीजर कामयाब हुआ है। ये प्रोसीजर अडियाला जेल अस्पताल में हो सकता था लेकिन इमरान खान के कहने पर उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया। इमरान खान ने खुद कहा कि अमन व अमान का मसला हो सकता है, शाम को लेकर जाएं। इमरान खान को आँख की जो बीमारी थी उसमें इंजेक्शन लगता है, ऑपरेशन नहीं होता। इमरान खान को कोई मजीद पेचीदगी नहीं है। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान का कहना है कि हमें इमरान खान की ट्रीटमेंट नहीं, रिहाई चाहिए। अडियाला जेल के करीब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि हमें इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट से मुताल्लिक गुज़िश्ता मंगल को अडियाला आकर पता चला। मैं आज भी पूछ रही हूँ कि ये खबर कैसे लीक हुई और किसने की। मैं आज भी कहती हूँ कि यह खबर तवज्जो हटाने के लिए लीक की गई। सारी सूरत हाल में कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात हुई और दोनों तरफ से यही बात कही गई कि मुलाकात बहुत मस्बत रही, मगर दोनों तरफ से एक आ रहा है। वफाकी हुकूमत यह दावा कर रही है कि सुहेल आफरीदी की ख्वाहिश पर मुलाकात हुई, जबकि
सूबाई हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश पर मुलाकात हुई। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद इकबाल साहब और मुनीर फारूक साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जी शहजाद इकबाल साहब, पहले आप बताइएगा, ज़ाहिर मुलाकात के हवाले से तो दोनों तरफ से मस्बत बात सामने आ रही है। पीटीआई भी कह रही है मस्बत अंदाज में हुई, हुकूमत भी कह रही है मस्बत अंदाज में हुई, मगर हुकूमत कह रही है सुहेल आफरीदी की ख्वाहिश पर हुई। सुहेल आफरीदी साहब या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं जी, ये वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश पर मुलाकात हुई। इम्प्लीकेशन पार्टी के अंदर ज़्यादा हो जाती है सुहेल आफरीदी साहब के लिए, जो उनका सोशल मीडिया है वो अपने रहनुमाओं को भी नहीं छोड़ता, चढ़ दौड़ता है। असल सूरत हाल क्या है आपकी, दोनों ज़राए से बात हुई है? बहुत शुक्रिया शाजिब, ऐसे ही है, मैंने दोनों तरफ से बात की है और दोनों का मौक़िफ़ ये है कि मुलाकात हमारे कहने पे नहीं हुई, दूसरी साइड से हुई है। मिसाल के तौर पे जब मैंने नून लीग के सोर्सेज से पता किया तो उन्होंने कहा कि ये डेवलपमेंट पिछले चंद घंटों में हुई है, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई और हमने उसको एंटरटेन किया। और इनफैक्ट उनका ये भी कहना है कि इस मीटिंग में सुहेल साहब ने शुक्रिया भी अदा किया कि फौरी तौर पर आपने रिस्पॉन्ड किया हमारी इस रिक्वेस्ट पर। जब मैंने पीटीआई से ये चेक किया तो पीटीआई कह रही है कि सवाल ही नहीं पैदा होता, ना कोई ऐसी बात हुई है और पिछले 48 घंटे में ये डेवलपमेंट हुई। हमें कहा गया कि वजीर आजम मुलाकात करना चाहते हैं और हमने फौरी तौर पे उसका मुस्बत जवाब दे दिया। लेकिन पीटीआई को ये खदशा है, क्योंकि बात अब टेलीविजन पर भी हो रही है, कि किसकी तरफ से दावत आई थी। और पीएमएलएन का कहना है कि क्योंकि रिक्वेस्ट सुहेल आफरीदी की तरफ से आई थी तो पीटीआई को खदशा है कि शायद इस बात को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे इस मुलाकात को वैसे तो लोग पॉजिटिवली देख रहे हैं कि एंगेजमेंट है बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट और दो संजीदा मामला पे, टेररिज्म का मामला है और इसके अलावा जो मामला है वो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, तो उसमें मुलाकात में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये एक आईनी मैटर है, इंतजामी मामला है। लेकिन क्योंकि ये मुलाकात एक ऐसे बैकग्राउंड में हो रही है कि जब 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज की कॉल दी हुई है, फिर इमरान खान की सेहत को लेकर बड़े खदशात हैं, इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही है, तो इस सूरत हाल में, इस बैकग्राउंड में जब मुलाकात होती है तो ये पीटीआई के लिए कंसर्न होता है। जो देखें, एक रैशनल थिंकिंग वाले लोग हैं वो तो कहेंगे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो एक सोशल मीडिया है या जो पीटीआई में हॉक्स हैं, शायद जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, वो अब आपको नजर आए कि इस तरह की बातें करें कि इस वक्त ये मुलाकात होना क्यों जरूरी थी, ये मुलाकात 8 फरवरी के बाद क्यों नहीं हो सकती थी, ये मुलाकात इमरान खान की जब सेहत के हवाले से हमें मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उनसे मुलाकात हो जाती है, उसके बाद क्यों नहीं हो सकती थी। तो जो इनर सर्कल है सुहेल आफरीदी साहब का, उसमें एक खदशा जरूर है उनको कि शायद इसको उनके लिए, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। वो तो कह रहे हैं कि देखें, यहाँ पे फाइनेंसेस का मसला है, एनएफसी का मसला है। आज भी मुज़म्मिल हसन साहब की फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई, तो ये मुलाकात उस लिए जरूरी थी। जहां तक बात है सियासत की, कुछ सियासी गुफ्तगू हुई है। मैं अगर आपको बताऊं कि वैसे नून लीग के लोग आपके प्रोग्राम में भी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि बड़े अच्छे माहौल में बात हुई है, लेकिन जो पीटीआई का वर्जन है वो ये कह रहे हैं कि हिचकिचाहट थी और ऐसा नहीं कि कंफर्ट लेवल 5-7 मिनट के बाद बहुत अच्छा हो गया था। दोनों तरफ से एक हेजिटेंट रवैया जो है वो बरकरार रहा मीटिंग में। इनफैक्ट वजीर आजम ने कहा भी उनको कि बहुत शुक्रिया, आप मुलाकात के लिए आए, मैंने तो आपको मुबारकबाद दी थी उस वक्त जब आप बन रहे थे वजीर आला। वजीर आजम ने उनसे कहा तो उस पर सुहेल आफरीदी साहब ने भी कहा कि बिल्कुल, मैंने उसका खैर मकदम भी किया था, मैंने आपको शुक्रिया भी अदा किया था। फिर शहबाज शरीफ साहब ने ये बड़े सही दुरुस्त लफ्जों में गिरा भी किया कि 2 हमारी मीटिंग्स थी जिसमें आप शरीक नहीं हुए। तो सुहेल आफरीदी साहब ने जवाब दिया कि आपको पता है कि मैं क्यों शरीक नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई थी और अब 4 महीने हो गए और मेरी फिर भी मुलाकात नहीं हुई है। तो लेकिन दोनों साइड से जब मैंने ये पूछा कि क्या सुहेल आफरीदी साहब ने इससे बढ़ के हुकूमत से कहा कि कोई मुलाकात या एक्सेस करवाई जाए इमरान खान तक, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ना हुकूमत ने किसी किस्म की यकीन दहानी करवाई। जिस पर मैंने पूछा पीटीआई के लोगों से कि आपने प्रेस नहीं किया कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, तो पीटीआई के लोगों का यह कहना है कि देखिए कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उनके बस में नहीं मुलाकात। इसी तरह जब मैंने नून लीग के सोर्सेज से कहा कि 8 फरवरी का एहतजाज है, इस मुलाकात के जरिए आप ये कह सकते थे एहतजाज कॉल ऑफ कर दें, तो उन्होंने कहा नून लीग के लोगों ने कि सुहेल आफरीदी साहब से इस बात करने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि ये कॉल इमरान खान की है, तो उनके बस में भी कुछ नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि दोनों के बस में ज्यादा नहीं है तो सियासी बात ज्यादा नहीं हुई, एक हद तक ही हुई, लेकिन शायद जरूरी नहीं होता कि बातचीत हो किसी बारे में। आज जो मुलाकात हुई है कहीं ना कहीं बर्फ पिघली है और यहाँ पे सुहेल आफरीदी साहब ने अपने पॉलिटिकल कैपिटल, खासतौर पे जो जैसे मैंने कहा उनके जो जज्बाती लोग हैं, उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने इंतजामी मामला को आगे रखा है। तो ऑब्वियसली दूसरी साइड से भी ये देखा जाता है। हेंस आज आपने देखा कि इमरान खान से तो नहीं, लेकिन बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से उनसे मुलाकात होगी। और मुनीर फारूक साहब, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात सुहेल आफरीदी साहब के रिसेंटली और ज़्यादा ख़राब हो गए, अचानक वज़ीर आज़म का उनसे मिल लेना और फिर पीटीआई का ये सोचना कि मुलाकात थी इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए या एक ट्रैप था 8 फरवरी से पहले, किस तरीके से आपके ज़राए बता रहे, क्या था ये? शाजिब साहब, ये जो मुलाकात थी ये इस बात का एक क्लियर इंडिकेशन है कि एक तो सुहेल आफरीदी साहब तमाम तर उस सियासी बयानिए के जो वो अपने
वोटर सपोर्टर के सामने रखते हैं, एक बड़ा सख्त स्टांस रखते हैं। अफरीदी साहब को इस बात का इदराक हो रहा है विद एवरी पासिंग डे, बिकॉज ये शायद मनसब भी ऐसा है कि अगर उन्होंने सूबा चलाना है, मामलात को आगे बढ़ाना है, तो उनको एक बेशक नाम का ही सी लेकिन कुछ ना कुछ ताल्लुक वफाक के साथ रखना पड़ेगा। और बड़े ही डैमनिंग किस्म के फाइनेंशियल कंपल्शंस हैं जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हैं। वहां जो प्रॉब्लम्स हैं मेरे ख्याल में वो आप भी अपने प्रोग्राम में डिटेल से उठा चुके हैं, शहजाद साहब भी बता चुके हैं। वहां एक तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आफरीदी साहब को ये करना पड़ा। दूसरी बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये मुलाकात कभी ना करते अगर उन्हें इस बात का शायबा भी होता या 1% भी अगर इस बात का अंदेशा होता कि ये बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नागवार गुजरेगी। ये मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे हुई या अफरीदी साहब के कहने पे, लेकिन किसी एक जगह पर जाकर दोनों ने कन्वर्ज किया है। एक जगह किसी जगह दोनों साइड्स मिली हैं, बातचीत हुई है, यानी इस हद तक की मुलाकात हो गई है। ज्यादा मुसद्दका ज़राए तो ये है कि रिसेंटली वज़ीर-ए-आज़म को भी कुछ लोगों ने, सियासी लोगों ने मशवरा दिया था कि आप इखलाकी तौर पर एक ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे अगर बहसीत वज़ीर-ए-आज़म आप बुलाएं, और अगर वो ना भी आए तो आपकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रेंथन होगी कि आप आइए, आपके सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, दहशतगर्दी है, आपके कुछ मसाइल हैं, माली मसाइल हैं, तो आप बेशक आइए और हम उस पर बात कर लेते हैं। ये एडवाइस सियासी अनासर की तरफ से जो क्लोज सर्कल है प्राइम मिनिस्टर साहब का उनको दी गई थी। लेकिन जारी बात है ये डेवलपमेंट उस वक्त तक नहीं होनी थी जब तक वज़ीर-ए-आज़म मुकम्मल तौर पर श्योर ना होते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कभी भी कोई चीज बगैर सोचे समझे इन मामलात के हवाले से उस पर वो फैसला नहीं लेते। ये जो नजर आया आपको ये ऑप्टिक्स थी उस मुलाकात के अंदर, शहजाद ने भी बताया कि वहां थोड़ी दाएं बाएं गुफ्तगू छोटी मोटी जरूर हुई है, लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस मीटिंग से पहले 200% क्लियर थे कि ना ही उन्होंने इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से किसी सवाल का जवाब देना है, ना ही उन्होंने इस हवाले से कोई कमिटमेंट करनी है, ना ही उन्होंने इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन रिवील करनी है। ये जैसे मुलाकात हुई वैसे ही हो गई। इसके बाद फॉलो अप मुलाकातें होंगी, लेकिन वो भी खालिस्तन फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर या दहशतगर्दी के हवाले से जो मामलात हैं उन पर होगी। इमरान खान साहब बदकिस्मती से आगे आने वाली मुलाकातों का भी एजेंडा नहीं हो। और शहजाद साहब आपको क्या लगता है कल ये मुलाकात हो जाना आज, क्योंकि सिर्फ इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं रोकी हुई थी बल्कि बुशरा बीबी से भी उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी, मगर आज हो गई, कहीं ना कहीं कुछ क्या ब्रेक थ्रू हो रहा है, कोई बिहाइंड द सीन्स कोई ऐसा है कि रास्ता निकल रहा हो? पीटीआई को उम्मीद है? शाजिद, इस पे जवाब देने से पहले 2-3 चीजें और। एक तो वाकई केपी के इस वक्त जो फाइनेंशियल मैटर्स है वो बड़े सीरियस हैं, क्योंकि पीटीआई हुकूमत का ये कहना है, प्रोविंशियल हुकूमत का, कि जो 2 क्वार्टर गुजर चुके हैं उसका तो हमें एनएफसी भी ट्रांसफर नहीं किया गया है और अब हम तीसरे क्वार्टर में दाखिल हो चुके हैं। दूसरा, ये बात ज्यादा सेंस मेक करती है कि इस वक्त पीटीआई के लिए ये दरख्वास्त करना मीटिंग की बड़ा रिस्की साबित हो सकता था। एज आई सेड कि उनके जो हॉक्स है वो तो कहेंगे कि इस वक्त जब इमरान खान की सेहत के बारे में हमें नहीं पता और आप दरख्वास्तें दे रहे हैं मुलाकात करने के लिए, तो ये बिल्कुल पॉलिटिकली ज्यादा लूज करने के लिए तरीके साहब के पास इस मीटिंग में ज्यादा है, नून लीग के पास कम है। ये मुलाकात हो गई और फिर कहा गया कि हम आपको टाइम बताएंगे, तो काफी घंटे गुजर गए लेकिन दोबारा से कॉल नहीं आई कि किस वक्त होगी मीटिंग। तो पीटीआई में बाज लोग ये समझ रहे थे शायद अब ये मीटिंग हो ही ना, और फिर उनकी स्पेकुलेशन थी, असेसमेंट थी कि शायद हो सकता है ऊपर से मना हो गया हो, कहीं और से इशारा आ गया हो। लेकिन फिर कहते हैं कि जो पीएसओ है उनके उन्होंने कॉल की वज़ीर-ए-आज़म के और फिर मीटिंग का टाइम सेट कर दिया गया। देखिए, जहां तक बात है बर्फ पिघलने की, कल की मीटिंग के बाद आज इस तरह मुलाकात हो जाना मेरे ख्याल से एक दूसरी तरफ भी इसको एक गुडविल जेस्चर के तौर पे तो देखा गया है, लेकिन क्या इससे बहुत ज्यादा होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आप देखें पिछले 2-3 लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का मामला था सेनेट में और असेंबली में, वो मामला हल हो गया। अब अचकज़ई साहब को प्रॉब्लम नून लीग को तो नहीं हो सकती उनसे, वो तो उनके इत्तेहादी रहे, माजी में भी जिनके खिलाफ बात करते रहे, अभी जिनके खिलाफ बात करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उनसे प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उनका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नॉमिनेट हो जाना और बन जाना, नोटिफिकेशन आ जाना नेशनल असेंबली में, सेनेट में जो नाम दिए गए उनका हो जाना, तो कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश तो जरूर हो सकती है कि इस मामले को पॉलिटिकल टेम्परेचर को ठंडा किया जाए। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि इस बातचीत को या माहौल ठंडा करने से कोई इमरान खान की रिहाई हो जाएगी अगले चंद हफ्ते में, चंद दिनों में? मुझे लगता है इस हद तक तो डायलॉग नहीं है। लेकिन टेररिज्म के मामलात, ये दीगर मामलात, अभी आपने देखा बलूचिस्तान में सिचुएशन हुई, कोई नहीं चाहेगा। इस हद तक तो मेरे ख्याल से एक ये पॉजिटिव पेशरफ जरूर है।
और मुनीफर साहब, कम अज़ कम, क्योंकि ज़ाहिर पीटीआई का तो ये था ना, निज़ाम को नहीं मानते। अभी जब मुलाकात हुई सुहेल आफरीदी साहब की, तो जुनैद अकबर साहब ने ट्वीट भी किया, उसको मुलाकात के हवाले से सवाल भी उठाया। बट जब इस वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो जाए और जो हालात वाक़यात कुछ बताए शहजाद इकबाल साहब ने, वो भी हो जाए, तो इमरान खान साहब की रिहाई बाद में सही, मगर कम अज़ कम ये हो सकता है कि निज़ाम के साथ जब तहरीक इंसाफ चलना शुरू हो तो मामलात उनके भी बेहतर होना शुरू हो जाए। शाहजेब साहब, बदकिस्मती से इसकी इस वक्त तो कोई इंडिकेशन नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको सिर्फ ये कंफर्म कर सकता हूं कि उनके जेल से बाहर निकलने के हवाले से तो इतनी सर्टेनिटी से अब कहा जाता है कि नहीं, वो जेल से बाहर नहीं आ रहे और वो जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। पिछले दिनों मैंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक तज्जियाती तौर पर एक बात की कि शायद सेहत एक इशू बन सकता है या मुद्दा बन सकता है जिसके ऊपर खान साहब की लिए कुछ रिलीफ मुमकिन हो। तो उस पर भी जो फीडबैक था वो ये था कि नहीं, ये गलतफहमी हो सकती है किसी की। एक तो ये कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, माइनर इशू था, वो उनका ट्रीट होता रहेगा, अगर फॉलोअप भी उसका करवाना हुआ, और कुछ नहीं होगा। और खान साहब का जो सेंटेंस है वो उससे पूरा करेंगे। फिलहाल तो वो बाहर आते हुए बिल्कुल किसी को नजर नहीं आ रहे। ये सर्टेनिटी से बात कही जा रही है। दूसरी बात, ये जो आज मुलाकात है शाहजेब साहब, गुज़िश्ता रोज, ये 3-4 दिन पहले ही जारी बात है, ये बात आई थी कि मुलाकात बहनों की या वकला की होगी। तो गुज़िश्ता रोज मैंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये कहा था कि एक नया रास्ता निकाला जाएगा। दो आरा थी, एक ये कि नहीं, मुलाकात बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, एक ये थी कि करवा लें लेकिन उसके अंदर कोई नया दरमियान का रास्ता निकाल लें। तो वो आज दुरुस्त साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि एक दरमियानी रास्ता निकाला गया है। लेकिन आपने जो मुख्तलिफ उसमें चीज देखी होगी कि किसी ने बाहर निकलकर बात नहीं की, कोई नहीं हुआ, सिर्फ अपना जो पैगाम था वो बैरिस्टर गौहर खान साहब को पहुंचाया है। इस पूरे मामले में भी बैरिस्टर गौहर खान साहब की बहुत मुआवनत शामिल थी, जो कि उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के हवाले से पहुंचाई। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी ताहाल बरकरार है और दोनों ममालिक एक दूसरे को हमले और जवाबी कार्रवाई की सख्त धमकियां दे रहे हैं, मगर साथ ही दोनों तरफ से मुआहदे के लिए सिफारतकारी पर जोर दिया जा रहा है और न्यूक्लियर डील पर दोबारा बातचीत के इम्कानात भी पैदा हो गए हैं। और अब ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने बाज़ाब्ता तौर पर ईरानी सिफारतकारों को मुनसिफाना और बराबरी पर मबनी मुज़ाकरात की इजाज़त भी दे दी है। जबकि अब यह खबर भी सामने आ रही है कि तुर्की, कतर और मिस्र की कोशिशों के बाद जुमे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के दरमियान इस्तांबुल में मुलाकात मुतवक्के है। और इस मुलाकात में शिरकत के लिए तुर्की, कतर और मिस्र के अलावा पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान को भी शिरकत की दावत दी गई है, जिसकी तस्दीक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने भी कर दी है। वाज़ेह रहे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तुर्की में मुज़ाकरात की खबर ऐसे वक्त में सामने आ रही है कि जब अमरीकी हमले के खदशात की वजह से खित्ते में कशीदगी उरूज पर थी और दोनों तरफ से सख्त धमकियां दी जा रही थी। और इसी सिलसिले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने हफ्ते को ईरान में इस्लामी इनकलाब की सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप की ईरान पर हमले की धमकियों पर कहा था कि हम कोई जंग शुरू नहीं करेंगे। अमरीकियों को ये जान लेना चाहिए कि अगर उन्होंने इस बार जंग शुरू की तो ये जंग एक इलाकाई तनाज़ा बन जाएगी। ما شروع کننده نیستیم، ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی به او خواهد زد. آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ منطقه‌ای خواهد. इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप भी खित्ते में अपनी बढ़ती हुई फौजी ताकत का हवाला देकर ईरान से मुसलसल जौहरी मुआहदा करने का मुतालबा करते रहे हैं। और खामनाई के इस बयान के बाद इतवार को जब सदर ट्रंप से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ईरानी हुकाम बहुत संजीदगी से बात कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो कोई काबिल कबूल मुआहदा कर लेंगे। जबकि कल एक बार फिर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक यही बात दोहराई। Well, I can't tell you what I'm going to do because right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger. And they'll be there soon, and I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen, but I mean, if I knew, I wouldn't be able to, I wouldn't tell you. I'd be very foolish if I would tell you. But right now, we're talking to them, we're talking to Iran, and if we could work something out, that'd be great. And if we can't, probably bad things would happen. इस सारी सूरत हाल में आज ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीका से मुज़ाकरात से मुताल्लिक अहम बयान सामने आया है। ईरानी सदर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि खित्ते में मौजूद दोस्त हुकूमतों की जानिब से
अमरीकी सदर ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द-ए-अमल देने की दरख्वास्त के पेश नज़र मैंने अपने वज़ीर ख़ारजा को हिदायत दी है कि अगर मुनासिब माहौल मौजूद हो, यानी ऐसा माहौल जो धमकियों और गैर माकूल तवक्कात से पाक हो, तो वक़ार, तदब्बुर और मसलिहत के उसूलों की रोशनी में मुनसिफाना और बराबरी पर मबनी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। ये मुज़ाकरात हमारे कौमी मफादात के दायरा कार में रहते हुए अंजाम दिए जाएंगे। इससे पहले ये खबरें भी सामने आ रही थी कि तुर्की, कतर और मिस्र के हुक्काम दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकराती अमल को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक खुद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी की थी। जबकि अब ये खबर सामने आ रही है कि जुमे को इस्तांबुल में अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात होंगे, जिनमें शिरकत के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर इलाकाई ममालिक को दावत दी गई। से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि 2 ज़राए और एक अमरीकी अहलकार के मुताबिक सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जुम्मे को इस्तांबुल में मुलाकात करेंगे, जहां वो कई अरब और मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदों के साथ मुमकिन न्यूक्लियर डील पर बात करेंगे। जबकि इस मंसूबे से वाकिफ़ एक और ज़रिए के मुताबिक जुमे की मुलाकात सबसे बेहतरीन सूरत हाल होगी, मगर इसके साथ ही खबरदार किया कि मुलाकात से पहले तक कुछ भी हतमी नहीं है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ये मुलाकात गुज़िश्ता साल जून में अमेरिका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात के नाकाम होने और 12 रोज़ा जंग के बाद अमरीकी और ईरानी अहलकारों के दरमियान पहली मुलाकात होगी। ये मुलाकात मशरिक़ वस्ता में नए अमरीकी फ़ौजी दस्तों के तैनात होने के दौरान हो रही है और सदर ट्रंप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि फ़ौजी तनाज़े से बचने का वाहिद तरीक़ा फौरी तौर पर मुआहिदा करना है। अमरीकी अहलकार ने बताया कि इस्तांबुल में होने वाली मुलाकात का मरकज़ ये होगा कि एक ऐसा मजबूई मुआहिदा तैयार किया जाए जो जंग के इम्कानात को रोक दे। अमरीकी अहलकार ने जोर दिया कि ट्रंप इंतज़ामिया उम्मीद रखती है कि ईरान इस मुलाकात में मतलूबा मसालेहाना रवैया इख्तियार करने के लिए तैयार होकर आएगा। अमरीकी हुक्काम का मानना है कि सदर ट्रंप के बातचीत से मुतालिक बयानात महज ब्लफ नहीं हैं, लेकिन अमरीका को यह मालूम नहीं है कि आया ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई अपने सिफारतकारों को ऐसा मुआहिदा करने की इजाज़त देंगे जो अमरीका के लिए काबिल कबूल हो। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि यह मुतवक्के मुलाकात हालिया दिनों में तुर्की, मिस्र और कतर की सिफारती कोशिशों के नतीजे में मुमकिन हो रही है। पीर को तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने दोबारा अब्बास अराग़ची से बात की ताकि मुमकिन मुलाकात पर तबादला ख्याल किया जा सके। एक इसराइली अहलकार के मुताबिक पीर को स्टीव विटकॉफ इसराइल पहुंचे हैं और आज उनकी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात होगी और ये मुलाकात नेतन्याहू की दरख्वास्त पर हो रही है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइल के बाद स्टीव विटकॉफ बुध और जुमेरात को अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के साथ अफ्रीकी अमन मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे, जहां सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की शिरकत भी मुतवक्के है। और फिर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जुमेरात को कतर जाएंगे, जहां उनकी कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी के साथ ईरान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। इसके बाद स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जुमे को इस्तांबुल में अब्बास अराग़ची से मुलाकात करेंगे। अमरीकी अहलकार के मुताबिक तुर्की, कतर, मिस्र, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की भी इस इजलास में शिरकत मुतवक्के है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी इस्तांबुल में ईरानी और अमरीकी हुक्काम के दरमियान होने वाली मुलाकात के हवाले से दावतनामा मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद की खबर के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी गई है। खबर के मुताबिक सिफारती ज़राए ने बताया है कि इस्तांबुल में होने वाले इन मुतवक्के मुज़ाकरात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर मुमकिन हमले के खदशात के पेश नज़र तुर्की, कतर और मिस्र गुज़िश्ता कई दिनों से ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात को दोबारा बहाल करने की कोशिशें कर रहे थे। हता कि खुद ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इतवार को CNN को बताया था कि दोस्त ममालिक अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इन कोशिशों को मस्बत करार दिया। इस सिलसिले में कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने हफ्ते को तेहरान का दौरा किया था और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और सुप्रीम लीडर अली खामनाई के करीबी साथी अली लारिजानी से मुलाकात की थी। जबकि हफ्ते को ही मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने फ़ोन पर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से बात की थी और उन पर जोर दिया था कि वो अमरीकी हुक्काम से मुलाकात पर आमादगी जाहिर करें। इससे एक दिन पहले तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी की थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने अमरीकी हुक्काम के साथ मुमकिन मुलाकात की जगह और बातचीत की थी। सारी सूरत हाल में हफ्ते को कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद खामनाई के आला मुशीर अली लारिजानी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि मीडिया वॉर के जरिए फैलाई गई सनसनी के बरक्स मुज़ाकरात का बुनियादी फ्रेमवर्क आगे बढ़ रहा है। इस सारी सूरत हाल में गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में
इसराइल के आर्मी चीफ ने भी वाशिंगटन में ईरान के हवाले से अहम मुलाकातें की थी, जबकि इससे पहले सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की भी ईरान से मुतालिक अमरीकी हुकाम से अहम मुलाकातें हुई थी। और अब बज़ाहिर ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर जौहरी मुज़ाकरात का रास्ता हमवार हो रहा है और किसी मुमकिना अमरीकी हमले के खदशात कम हो रहे हैं। मगर ईरानी क़यादत को यह तशवीश ज़रूर है कि कोई मुमकिना महदूद अमरीकी हमला ईरान में मुजाहिरों को दोबारा भड़का सकता है, जिससे ईरानी हुकूमत कोलैप्स कर सकती है। रॉयटर्स ने इस हवाले से लिखा है कि 6 मौजूदा और साबिक ईरानी ओहदेदारों के मुताबिक ईरान की क़यादत को यह बढ़ती हुई तशवीश लाहक है कि अमेरिका के किसी मुमकिना हमले के नतीजे में इक़्तिदार पर उसकी गिरफ्त कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि ऐसे हमले से पहले ही गुस्से के शिकार अवाम दोबारा सड़कों पर निकल सकते हैं। और यह सूरत हाल हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद पैदा हुई है। 4 मौजूदा ईरानी ओहदेदारों के मुताबिक आला सतह के इजलासों में ईरानी ओहदेदारों ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को बताया है कि गुज़िश्ता माह के क्रैकडाउन पर अवामी गुस्सा इस हद तक पहुँच चुका है कि अब खौफ मुजाहिरीन को बाज रखने वाला अंसर ही नहीं रहा। ईरानी ओहदेदारों ने बताया कि खामनाई को आगाह किया गया कि बहुत से ईरानी एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना करने के लिए तैयार हैं और बैरूनी दबाव जैसे कि अमेरिका का कोई महदूद हमला मुजाहिरीन का हौसला बढ़ा सकता है और ईरान के सियासी निज़ाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है। एक ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान के दुश्मन मजीद एहतजाज चाहते हैं ताकि इस्लामी जमहूरिया का खात्मा किया जा सके, और अगर कोई बगावत हुई तो बदकिस्मती से मजीद तशद्दुद होगा। उस ओहदेदार ने मजीद कहा कि गुस्से में भरे अवामी मुजाहिरों के साथ साथ कोई अमरीकी हमला ईरान के हुकूमती निज़ाम के कोलैप्स का सबब बन सकता है। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान के आला हुकाम का भी यही सबसे बड़ा खदशा है और ईरान के दुश्मन भी यही चाहते हैं। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि ये रिमार्क्स इसलिए अहम हैं क्योंकि ये ईरानी क़यादत के अंदर मौजूद खदशात की निशानदही करते हैं जो मुजाहिरों और अमेरिका के हवाले से ईरान के जारहाना अवामी मौक़िफ़ के बरक्स है। ताहम ज़राए ने यह नहीं बताया कि खामनाई ने इन खदशात पर क्या रद्द-ए-अमल दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते मुतादिद ज़राए ने बताया था कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिनमें ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस और रहनुमाओं के खिलाफ महदूद और टारगेटेड हमले भी शामिल हैं ताकि मुजाहिरीन को हौसला दिया जा सके। जबकि इसराइली और अरब ओहदेदारों का कहना है कि सिर्फ फ़िज़ाई ताकत ईरानी हुक्मरानों का तख्ता उलटने के लिए काफ़ी नहीं होगी। रॉयटर्स ने मज़ीद लिखा है कि अमेरिका के किसी हमले के बाद अगर ईरान में कोई ऐसी बगावत होती है तो गुज़िश्ता साल जून में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर इसराइली और अमरीकी बमबारी के खिलाफ ईरानियों के रद्द-ए-अमल से मुख्तलिफ होगी, क्योंकि उस वक्त हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे सामने नहीं आए थे। ईरान के एक साबिक सीनियर एतदाल पसंद ओहदेदार ने कहा कि हालिया क्रैकडाउन के बाद सूरत हाल बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि लोग इंतहाई गुस्से में हैं और अमरीका का कोई हमला ईरानियों को दोबारा उठ खड़ा होने पर मजबूर कर सकता है। खौफ की दीवार गिर चुकी है, अब कोई खौफ बाकी नहीं रहा। इसके अलावा ईरान की कई अपोजिशन शख्सियात जो माजी में मौजूदा निज़ाम का हिस्सा रह चुकी हैं लेकिन बाद में इस निज़ाम से अलग हो गई, उन्होंने ईरानी क़यादत को खबरदार किया है कि शदीद अवामी गुस्सा इस्लामी निज़ाम के कोलैप्स का बाइस बन सकता है। 2011 से बगैर किसी ट्रायल के नज़रबंद साबिक ईरानी वज़ीर आज़म मीर हुसैन मूसवी ने इस्लाह पसंद वेबसाइट कलमा में शाया होने वाले एक बयान में कहा है कि जनवरी के सर्द महीने में जो गर्म खून बहाया गया वो उस वक्त तक खोलता रहेगा जब तक कि तारीख का रुख तब्दील नहीं हो जाता। मीर हुसैन मूसवी ने मज़ीद कहा कि लोग मज़ीद किस ज़बान में कहें कि वो इस निज़ाम को नहीं चाहते और आपके झूठ पर यकीन नहीं रखते, बहुत हो चुका, अब बस ये खेल ख़त्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में हालात कशीदा हैं। हफ्ते की सुबह बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा समेत 12 शहरों में कलअदम दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने दहशतगर्द हमले किए, जिसमें 33 शहरी और 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए और सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयों में 177 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तों, नोशकी, चागी, दालबंदीन, कलात, खुजदार, गवादर, केच, बोलान, सिब्बी, नसीराबाद और सोहबतपुर में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया और इतलात के मुताबिक दहशतगर्दों ने डीसी ऑफिसेज, पुलिस थाने, सरकारी अमलाक और बैंक्स को नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्दों की कार्रवाई के बाद से बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस और इंटरनेट सर्विस बंद है और बलूचिस्तान से पंजाब जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी ताहाल बंद है। कौमी असम्बली और सेनेट में भी इस मामले पर बात हुई है। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने बलूचिस्तान में होने वाले हमलों की मजम्मत की और करारदाद पेश की, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। सर, ये ऐवान बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है, जिनमें न सिर्फ मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया बल्कि ख़वातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करने जैसे घिनौने और गैर इंसानी हरबे अपनाए गए। रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती पर
किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी और इसे यकीनी बनाया जाएगा। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने बलूचिस्तान में होने वाले हमलों की तफसीलात बताई। इस हमलों से पहले, इन इवेंट से पहले, जिसे ये बनाकर पेश किया गया कि खुदा ना खास्ता एक ही टाइम पर एक सब कुछ किया गया, ये मुख्तलिफ औकात में सॉफ्ट टारगेट्स, मसलन किसी बाजार, किसी बैंक, किसी स्कूल हमला किया, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस आती थी ये उधर से या मारे जाते थे, पकड़े जाते थे, नहीं तो भाग जाते थे। उसमें सर इंटेलिजेंस की मालूमात की वजह से इस सारा कुछ होने से पहले, उससे पहले 48 घंटे में हरनाई और पंजगूर में ना सिर्फ 3 दर्जन से जायद दहशतगर्द मारे गए, गिरफ्तार हुए, एमुनेशन पकड़ा गया। कल तक के फिगर्स 177 दहशतगर्द थे, ये सिर्फ हलाक। 17 लॉ इन्फोर्समेंट के जो एहलकार थे, जिसमें 10 पुलिस के, 6 एफसी के, 1 लेवीज का, 33 ग्वादर और मकरान के मजदूर थे। सर ये बलोची कह के बलोच को ना मारो। उन्होंने ये दहशतगर्दों की कोई लसानी एफिलिएशन, कोई मजहबी एफिलिएशन नहीं होती, ये दहशतगर्द होते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने भी आज कौमी असम्बली में बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत की और कहा कि हमारे मुल्क और हमारी रियासत में दहशतगर्दों की कोई जगह नहीं है। विदाउट एब्स एंड बट्स हम इसको कंडेम करते हैं और एक वाइज जाना चाहिए कि हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। इख्तिलाफ राय हो सकता है, उसको डील किया जाएगा, पर दहशतगर्द जो हथियार उठाता है उसके लिए कोई जगह नहीं, इस पर कोई दो राय नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम बलूचिस्तान के मुहाज पर भी अफगानिस्तान और भारत को शिकस्त देंगे। हम इस मुहाज में भी बलूच अवाम की मदद से, वहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी मदद से और एक नेशनल रिजॉल्व, उससे हम इधर भी भारत को और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये लोग जो हैं यहाँ इस मुहाज के ऊपर भी हम भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ हैं। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कोर कमांडर लाहौर, साबिक कोर कमांडर कोयटा और साबिक DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब आपने खुद ने सर्व किया है बलूचिस्तान में, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है उसका हल क्या है? क्या अस्करी हल ही है, मिलिट्री ऑपरेशन ही हल है, या कोई और हल मौजूद है? क्योंकि ऐसा नज़र आता है कि जो हमलों का मैग्नीट्यूड है वो भी बड़ा हो रहा है, उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो भी ज़्यादा हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट वक्त है जी, और बलूचिस्तान में सिचुएशन जो है वो इट इज़ सीरियस, कशीदा है। 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा आपको। एक तो ये है कि ये किसी सूरत अब इंसर्जेंसी नज़र नहीं आती, क्योंकि इंसर्जेंसी के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वो अपने लोगों को टारगेट नहीं करती और वो सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ नहीं जाती, वो हार्ड टारगेट्स को अटैक करते हैं या उस पर, और फिर कोई उनकी एक डिमांड्स होती है, कोई एक सिस्टम होता है जिसके तहत वो बातचीत करना चाहते हैं। सो इस वक्त ये जो पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से जैसे ये इवॉल्व हुई और ये प्योरली टेररिज्म की तरफ इसका झुकाव नज़र आता है, और ये जिस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ये लोगों को वहाँ पे लोगों को डरा के धमका के भी अपनी तरफ लेके चल रहे हैं, और फिर बहुत सारी सपोर्ट इनको शामिल है। 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा, चूँकि मैं उधर रहा 2015 से लेके 2017 तक, उस वक़्त में और अभी के वक़्त में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। वो जो चीज़ें बदली वो आपके सामने मैं पेश कर देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस रीजन में और दुनिया में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही। और अफ़गानिस्तान में सिचुएशन बदली, और अफ़गानिस्तान में अब एक हुकूमत है जो कि इंटरिम गवर्नमेंट है या रजीम है, जो कि रिकग्नाइज भी नहीं है बहुत सारे दुनिया के ममालिक में, और वहाँ पे एक एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट हुआ जो कि एक सेफ हेवन है बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये हुई वहाँ पे कि जी बहुत सारे वेपन्स बिकेम अवेलेबल। जब अमेरिकन का वहाँ से थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड विड्रॉल हुआ तो दे लेफ्ट बिहाइंड अ लॉट ऑफ वेपन्स, और वो बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे। वो वेपन्स वहाँ पे रह गए जो कि अब बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमों के पास वो वेपन्स नज़र आना शुरू हुए हैं जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, और उनकी सोफिस्टिकेशन ऑफ अटैक्स भी उससे वो बढ़ गई है, उनकी रात की कैपेबिलिटी भी बढ़ी।
तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये हुई कि जी बिकॉज अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के मुखालिफ मुल्क, ख़ास तौर पे भारत, और मुझे इस ये कहने में भी कोई अब हमें दरेग नहीं, घबराना नहीं चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि इसके पीछे अब मुसैद का हाथ भी क्लियरली नज़र आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अब इसराइल के एक अपने हिस्टोरियन है, अगर आप उनको देख लें, हाइम बरशीत ज़ैबोर, ही ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे मलेशियाज़ को, जो उनको वो मलेशियाज़ कहते हैं, दे आर टेररिस्ट ग्रुप्स, इनको इसराइल की सपोर्ट हासिल है। इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट बहुत सारी बातें उसके दरमियान में उसने कही। तो ये अब इन्वायरमेंट है जो कि बिल्कुल चेंज हो गया, और ख़ास तौर पे आप देखिएगा कि जब मई में इंडिया पाकिस्तान की एक जंग हुई और उसमें भारत को हजीमत उठाना पड़ी, तो उस वक्त बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे थे कि अब वो अपना ज़्यादा जोर डालेंगे इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी के ऊपर, और वो अब हमें नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपके तवस्सुत से पाकिस्तान के लोगों को, बलूचिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो हफ्ते के रोज़ हुआ, दिस इज़ एन इंडिकेशन, दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें एक डेस्परेशन भी है। बिकॉज अगर आप देखें तो ये जो 12-14 मुकामात पे उन्होंने हमले किए, उसके बाद अभी तक 177 वो दहशतगर्द मारे गए, और एज वी स्पीक द नंबर्स आर गोइंग टू इंक्रीज। इसमें या तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई है उनके हैंडलर से, या ये डेस्परेशन थी। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि बहुत सारा एक्सपोजर उन्होंने अपना दे दिया, उनके स्लीपर सेल्स, उनकी कम्युनिकेशन, उनके वेपन्स एंड इक्विपमेंट, उनके टेलीफोन्स, सो उनके स्लीपर सेल्स, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी डिटेल्स जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पहले नहीं थी, अब वो मौजूद है। और जो उनके सोशल कनेक्शंस थे विद इन द सोसाइटी, वो भी अब इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास मौजूद है। और अगले 2 महीने में आप देखिएगा कि सिचुएशन किस तरफ जाएगी। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रही है, और उस प्रोपेगेंडा कैंपेन के पीछे अगर आप जाके गौर से देखें, आपको मालूम है इस चीज़ का कि भारत के कुछ सरकारी अकाउंट्स भी आपको नजर आते हैं, एंड सम आर आल्सो ऑपरेटिंग आउट ऑफ यूरोप। एक बहुत मैसिव किस्म की प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे बच्चियां बलूचिस्तान के, वो ज़रूर उससे इन्फ्लुएंस होते हैं उस प्रोपेगेंडा कैंपेन से। तो एक तो ये चीज़ होगी, और फिर ये भी ज़रूरी है हमें समझना कि गवर्नेंस के भी कुछ गैप्स ज़रूर रहे हैं, डिलीवरी के भी गैप्स रहे हैं एट द ग्रास रूट लेवल, उनको फिल करना भी अब बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी करने की ज़रूरत है। और ये जो गवर्नेंस का मामला है कि लोग नाराज़ ना हो, और जो जब ये दहशतगर्द तंजीमें हैं ये रियासत मुखालिफ आवाज़ उठाएं तो वो लोगों को जाके समझ में ना आए, उसके लिए क्या किया जाए? जब आपने भी वहाँ पर सर्व किया है तो उसके बाद जो गवर्नेंस के फेलियर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जाहिर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, आबादी कम है, 1.5 करोड़ के पास है, मगर रकबा बलूचिस्तान का बहुत ज़्यादा है। रियासत को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी, मैं पहले भी इस पर बात होती रही, अभी भी बात हो रही है। बलूचिस्तान वाहिद एक सूबा है, ज़ाहिर आपने कहा रकबा सबसे ज़्यादा है, 43% वो पाकिस्तान का रकबा बलूचिस्तान है, और 1 करोड़ 20-22 लाख के करीब उसकी आबादी है। पाकिस्तान के लिए ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वहाँ पे कितने ऐसे यंग लोग होंगे बिटवीन द एज ऑफ 19 and 35 या 40, अगर आप उनका एक टोटल कैलकुलेट करें तो वो शायद 40 लाख के करीब होंगे, 50 लाख के करीब होंगे। तो 40-50 लाख आदमियों को पाकिस्तान जैसी रियासत को नौकरियां देना या उनको एंगेज करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके लिए एक पूरी तवज्जो के साथ सारे जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, राइट फ्रॉम द फेडरेशन डाउन टू द लोकल गवर्नमेंट्स, उन सबको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। इसमें और बहुत सारे जो बड़े बड़े हमारे कंसोर्शियम्स हैं, बिजनेस कंसोर्शियम्स हैं, बाकी भी हैं, इन सबको मिलके स्टेट के साथ और पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और लोकल गवर्नमेंट्स के साथ मिलके अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। दिस पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि हुआ ये है, बलूचिस्तान वाहिद एक ऐसा सूबा है जिसमें लोकल गवर्नमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता आर बिकमिंग मोर इफेक्टिव। वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स को एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बनी जहाँ पे उनको फंड्स भी दिए जा रहे हैं, और वो अपने जो लोकल उनके रेप्स हैं उनके साथ मिलके वहाँ पे एक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू हुआ। एक शाहजेब एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आप इसको ज़रूर अलाउ मी टू से दिस,
जैसे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में आ रहे हैं, जैसे रिकोडेक का प्रोजेक्ट है, एक प्रोपेगेंडा है कि जी वो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पे कब्जा हो रहा है। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है। उसमें 25% शेयर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का है और वो उस बोर्ड के ऊपर उनके मेंबर्स भी बैठते हैं और ऑपरेशंस और मैनेजमेंट के ऊपर उनका कंट्रोल है। तो ये बहुत सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इससे बहुत सारा रेवेन्यू वहाँ पे क्रिएट होना है, बहुत सारी जॉब्स वहाँ पे क्रिएट होनी है, बहुत सारी टेक्निकल स्किल वहाँ पे क्रिएट होनी है। तो जो हमारे दुश्मन है वो ये नहीं चाहते। अगर जिन जगहों का आपने नाम लिए, अगर आप गौर से देखें तो मैक्सिमम आर दोज प्लेसेस जो चागी और सराउंडिंग एरिया है, ताकि यहाँ पे एक खौफ की फिजा पैदा की जाए और ये जो बड़े प्रोजेक्ट है ये पाए तकमील की तरफ ना जाए। तो दूसरा आपने देखा होगा कि गवादर और जो कोस्ट लाइन है, इसके ऊपर वो मजदूरों को, बाकी लोगों को टारगेट करते हैं। आइडिया क्या है? आइडिया ये है पाकिस्तान के रियासत मुखालिफ लोगों का कि पाकिस्तान में जो ये बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे और ये जो गवादर पोर्ट है, इसको ना चलने दिया जाए। तो हमारे बलोच बहन भाइयों को भी ये समझना पड़ेगा कि जो लोग इनको वर्गला रहे हैं, जो इनको आर्म कर रहे हैं, वो सिर्फ इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा जो ये इनके हाथों बलोच अवाम इस्तेमाल ना हो, उसके लिए क्या ये भी लाजमी नहीं है कि वो लोग जो कि हथियार नहीं उठाते बलूचिस्तान में मगर रियासत पर तनकीद करते हैं, रियासत उन्हें इंगेज करे, उनसे बात करे, वो बजाय इसके कि वो भी इसी तरीके से रियासत मुखालिफ होने का उनको टैग किया जाए? शाजिब, इसमें तो दो राय कोई नहीं है ना कि जो आदमी एक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रह के बात करना चाहता है, अपने हक की बात करना चाहता है, अपने पॉलिटिकल राइट्स की बात करना चाहता है, वो अपनी तकलीफों का बयान करना चाहता है, उसमें तो दो राय कोई नहीं है कि उसकी बात सुननी चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए और उसको अपने फोल्ड में रियासत को लेना चाहिए। और इस पर बहुत सारी आई एम श्योर कोशिश हो भी रही है और आइंदा होगी भी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर कोई हथियार उठा ले, हथियार उठा के वो हमले शुरू कर दे और रियासत, देखिए रियासत के अंदर हथियार उठाने की किसी को इजाजत नहीं है, किसी को, whosoever he is, it is only the रियासत। लेकिन रियासत चूंकि एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ी चीज का नाम है, जहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पे एक पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अंदर रह के जो अपने ख्यालात का इजहार करना है किसी ने, वो जरूर करे। दे आर मोस्ट वेलकम। आई एम श्योर पाकिस्तान की रियासत का दिल भी बड़ा है और दिमाग भी बड़ा है, वो इस चीज को बड़े आराम से हैंडल भी कर सकते हैं। लेकिन हुआ ये है कि ये डायरेक्शन इन्होंने गलत ले ली है। अगर तो ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट हो और वो अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ, किसी के साथ बात कर रहा है। मैं आपको यहां तक बताने के लिए तैयार हूं कि आज भी अगर लोग हथियार रख के, जो भी ये बेचारे लोग वर्गलाए गए हैं, जो कभी भारत के काबू में, किसी और के काबू में ये काम कर रहे हैं, इनके हैंडलर्स इनको कुछ नहीं दे सकेंगे। उन्होंने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, इस्तेमाल किया सिर्फ उन्होंने, चाहे वो इराक था, वो सीरिया था, वो लीबिया था, वो स्टेट्स में सिर्फ लोगों को इस्तेमाल किया गया, उसके बाद उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। रियासत के अंदर रहते हुए आप एक पॉलिटिकल तरीके से अपनी स्ट्रगल जरूर करें और रियासत का काम है कि उनकी तकलीफों का, उनकी जो भी उनकी कंप्लेंट्स है, उनका अजाला करना। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हथियार उठा के ये काम नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया नारिस को आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। भारत और अमेरिका के ट्रेड डील हो गई है, 18% अब टैरिफ होगा, 50% से कम कर दिया है, जुर्माना भी ख़त्म कर दिया गया है। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे और क्या वजह है कि इस वायदे के बावजूद भारतीय अपोजिशन कांग्रेस वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद कर रही है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। तकरीबन 1 साल तक जारी रहने वाले तिजारती तनाव के बाद अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदा हो गया है, जिसके तहत अब भारतीय मसनूआत पर ट्रम्प इंतजामिया की तरफ से लगाए गए 50% टैरिफ्स को कम करके 18% कर दिया गया है, जो पाकिस्तान समेत कई मुमालिक से बेहतर है। पाकिस्तान पर अमेरिका ने 19% टैरिफ लगाए हुए हैं, मगर सदर ट्रंप की गैर मुतवक्की शख्सियत और ख़ास तौर पर भारत के हवाले से जारहाना और तेज़ी से बदलते हुए रवैये को लेकर अमेरिका और भारत के तिजारती मुआहदे पर अब भी सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि भारत अब रूस के बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा और तिजारती मुआहदा भी मोदी की दरख्वास्त पर किया गया है। भारत में खुद मोदी हुकूमत और बीजेपी का हामी मीडिया इस ट्रेड डील को बड़ी कामयाबी और संगे मील करार दे रहा है, लेकिन भारतीय अपोजिशन बयानिया बना रही है कि मोदी हुकूमत ने ट्रंप इंतजामिया से तिजारती मुआहदा करने के लिए भारतीय खुद मुख्तारी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है और ट्रंप के सख्त मुतालबात को तस्लीम कर लिया है, जिससे भारतीय मईशत को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान का खदशा है। साथ ही भारतीय अपोजिशन हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि इस मुआहदे की तफसीलात फराहम की जाएँ, क्योंकि फ़िलहाल सिर्फ सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट या कुछ बयानात के अलावा हुकूमती सतह पर बहुत ज़्यादा तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। ताहम अमरीकी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ब्रूक रॉलिंस ने भी इस डील पर एक मुख्तसर बयान जारी किया है
और उस बयान को लेकर भारतीय ओपोजिशन तशवीश का इजहार कर रही है कि इस तिजारती मुआहदे से भारतीय किसानों का मजीद इस्तेहसाल होने जा रहा है। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदे का ऐलान कल सबसे पहले खुद सदर ट्रंप ने किया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरी भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से बात हुई है, जो मेरे लिए एक एजाज़ था। वो मेरे सबसे बेहतरीन दोस्तों में से एक हैं और अपने मुल्क के एक ताकतवर और मुअज़्ज़िज़ लीडर हैं। हमने बहुत सी बातों पर गुफ्तगू की, जिनमें तिजारत और रूस यूक्रेन जंग के खात्मे का मामला शामिल था। नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल की खरीदारी बंद करने और अमेरिका से और मुमकिन तौर पर वेनेजुएला से काफ़ी ज़्यादा तेल खरीदने पर रजामंदी जाहिर कर दी है, जिससे यूक्रेन जंग के खात्मे में मदद मिलेगी, जहां इस वक्त हर हफ्ते हज़ारों लोग मर रहे हैं। सदर ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि वज़ीर आज़म मोदी से दोस्ती और एहतराम की वजह से और उन्हीं की दरख्वास्त पर हमने अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया है, जो फौरी तौर पर मौसर होगा। मुआहदे के तहत अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से कम करके 18% कर रहा है। इसी तरह भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटों को कम करते हुए सिफर तक ले जाने के लिए आगे बढ़ेगा। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि वज़ीर आज़म मोदी ने अमेरिकी मसनूआत खरीदने का भी वादा किया है और ये खरीदारी पहले से बहुत ज़्यादा होगी और इसके साथ साथ $500 अरब से ज़ायद मालियत की अमेरिका की तवानाई, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोयले और बहुत सी दीगर मसनूआत की खरीदारी भी इंडिया की तरफ से की जाएगी। भारत के साथ हमारा शानदार ताल्लुक आगे चलकर और भी मजबूत होगा। वज़ीर आज़म मोदी और मैं दो ऐसे अफराद हैं जो काम करके दिखाते हैं। ये ऐसी बात है जो ज़्यादातर लोगों के बारे में नहीं कही जा सकती। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। कल जब सदर ट्रंप ने भारत पर लगे 25% टैरिफ में कमी का ऐलान किया तो ये सवाल उठा कि भारत पर रूसी तेल की खरीदारी की वजह से बतौर जुर्माना इजाफी 25% टैरिफ भी लगा हुआ है, जिससे मजमूई तौर पर टैरिफ 50% बनता है। तो क्या तिजारती मुआहदे के बाद ये जुर्माना भी खत्म हो गया है? इस हवाले से रॉयटर्स ने अपनी खबर में बताया कि व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार के मुताबिक अमेरिका भारत से आने वाली तमाम दरामदात पर वो 25% ड्यूटी या टैरिफ भी खत्म कर रहा है, जो रूसी तेल की खरीदारी की वजह से लगाया गया था। कल सदर ट्रंप के बयान के बाद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने भी एक्स पर तिजारती मुआहदे के हवाले से रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन उन्होंने रूसी तेल की खरीदारी बंद करने और अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने का जिक्र नहीं किया। मोदी की पोस्ट के मुताबिक आज अपने अजीज दोस्त सदर ट्रंप से बात करके खुशी हुई। मुझे इस बात पर बहुत खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम होकर 18% हो गया है। इस शानदार ऐलान पर भारत के 1.4 अरब अवाम की जानिब से सदर ट्रंप का बहुत शुक्रिया। जब दो बड़ी मईशतें और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियतें मिलकर काम करती हैं तो इससे हमारे अवाम को फ़ायदा होता है और बाहमी मफाद पर मबनी ताउन के लिए बेपनाह मौक़े पैदा होते हैं। मोदी ने मज़ीद लिखा कि आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए सदर ट्रंप की क़यादत निहायत अहम है। भारत अमन के लिए इन कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। मैं इस शराकत दारी को बेमिसाल बुलंदियों तक ले जाने के लिए सदर ट्रंप के साथ करीबी तौर पर मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी इस तिजारती मुआहदे को बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहे हैं। उनकी जमात बीजेपी इसे आलमी मुआशी ताउन के निज़ाम में एक बड़ा संग मील करार दे रही है। और अहम बात यह है कि मोदी हुकूमत की हमेशा से ये पोजीशन रही है कि किसी भी तिजारती मुआहदे में भारतीय एग्रीकल्चर से जुड़ी मसनूआत को अलग रखा जाएगा, यानी तिजारती मुआहदे में भारतीय ज़राअत और लाइव स्टॉक को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। हाल ही में यूरोपीय यूनियन से होने वाले तिजारती मुआहदे में भी भारतीय हुकूमत ने इसी तरह की शिक डाली थी और जब अमेरिका से भारत के तिजारती मुज़ाकरात हो रहे थे तब भी खबरों के मुताबिक भारतीय मुज़ाकर सख्ती से इस मौक़िफ़ पर कायम थे। मगर कल जब सदर ट्रंप ने भारत के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान किया तो अमेरिकी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ब्रूक रॉलिंस ने एक्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा कि एक बार फिर अमेरिकी किसानों के लिए काम करने पर अमेरिकी सदर ट्रंप का शुक्रिया। अमेरिका और भारत के लिए तिजारती मुआहदे से अब अमेरिका की ज़्यादा ज़रई मसनूआत भारत की वसी मंडी में बरामद होंगी, कीमतों में इजाफा होगा और देही अमेरिका में कैश आएगा। उन्होंने मजीद लिखा कि 2024 में अमेरिका का भारत के साथ ज़रई तिजारती खसारा 1.3 अरब डॉलर था। भारत की बढ़ती हुई आबादी अमरीकी ज़रई मसनूआत के लिए एक अहम मंडी है और आज का ये मुआहदा इस खसारे को कम करने में बहुत मददगार साबित होगा। ये अमरीका के ज़रई शोबे के लिए एक और फतह है। ताहम अमरीकी ज़रई मसनूआत के भारतीय मंडियों में आने से मकामी किसानों और ज़रई शोबे पर मनफी असरात पड़ने के खदशात का इज़हार किया जा रहा है। भारतीय अपोजिशन भी तनकीद कर रही है, मगर भारत और अमरीका के तिजारती मुआहदे में इससे भी बड़ा और सबसे अहम तनाज़ा यह है कि भारत अब रूसी तेल के बजाय वेनेजुएला और अमेरिका का तेल खरीदने पर आमादा हो गया है, जिसका दावा सदर ट्रंप ने खुद कर दिया है, जिससे रूस से भारत के मुआशी ताल्लुकात मुतासिर होने का खदशा भी है। मगर दिलचस्प बात यह भी है कि खुद अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट होने वाली खबरों के मुताबिक भारत के लिए वेनेजुएला को रूस का मुतबादिल बनाना बहुत मुश्किल होगा और इसके लिए वेनेजुएला में बहुत बड़ी सरमायाकारी दरकार होगा, क्योंकि फिलहाल वेनेजुएला मजमूई तौर पर जितना तेल पैदा करता है उससे ज़्यादा तेल तो भारत रूस से ही खरीद लेता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तिजारती डेटा फराहम करने वाली कंपनी केपलर के मुताबिक भारत रोज़ाना
तकरीबन 15 लाख बैरल्स रूसी तेल बरामद कर रहा है। यहां तक कि जब ट्रंप ने जुर्माने के तौर पर भारत पर इजाफी टैरिफ आयद कर दिए थे, उसके कई महीनों बाद भी रूसी तेल भारत की मजमूई दरामदात का 1/3 से ज्यादा हिस्सा है। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वजीर आजम मोदी ने रूसी तेल को वेनेजुएला और अमेरिका के तेल से बदलने पर इत्तफाक कर लिया है। ताहम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कम किए गए टैरिफ का तो खैर मकदम किया, लेकिन उन्होंने रूसी तेल की खरीदारी में कमी का जिक्र नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला का तेल रूसी तेल जैसा ही है और फ्यूल ऑयल और डीजल वगैरह बनाने के लिए मौजू है, जिन्हें भारत की रिफाइनरीज पहले ही प्रोसेस करती रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि ये मुंतकली कितने अरसे में मुकम्मल होगी। वेनेजुएला के तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हालत में है और उसे 1999 की सतह पर दोबारा लाने के लिए तकरीबन एक दहाई की मेहनत और अरबों डॉलर दरकार होंगे। 1999 में सोशलिस्ट हुकूमत के इख्तिदार में आने से पहले वेनेजुएला रोजाना 30 लाख बैरल से ज्यादा तेल पैदा कर रहा था, जबकि भारत रूस से इतना ज्यादा तेल खरीदता है जितना वेनेजुएला पैदा भी नहीं करता। यूएस बैंक एसेट मैनेजमेंट के रॉब हबोर्थ के मुताबिक रूसी तेल को मुकम्मल तौर पर वेनेजुएला या अमेरिका के तेल से बदलने के लिए नुमाया सरमायाकारी दरकार होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये रूसी मईशत के लिए इजाफी चैलेंजेस पैदा कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकारी हुक्काम पहले भी रूसी तेल खरीदने का दिफा करते रहे हैं और इसे मुल्क की तवानाई की सलामती के लिए ज़रूरी करार देते हैं। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल इस्तेमाल करने वाला मुल्क है और रूस भारत के पड़ोस में मौजूद तेल फरोख्त करने वाला मुल्क है। भारत अपनी तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत को सहारा देने के लिए रूसी खाम तेल पर इंतजार करता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी तेल ओपेक या अमरीकी खाम तेल के मुकाबले में नुमाया रियायत पर फरोख्त होता रहा है। यह फ़र्क तकरीबन $16 फी बैरल है, जिसकी वजह से भारत के लिए उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तवक्को है कि अमेरिका से मुआहदे के बावजूद भारत पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए रूसी तेल खरीदता रहेगा, जैसा कि वो गुज़िश्ता कई सालों से करता आया है। ऐसे बेशुमार तरीक़े मौजूद हैं जिनके ज़रिए वो पाबंदियों पर नज़र रखने वाले इदारों को चकमा देते रहे हैं। वो अब भी कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के सीनियर फेलो और भारत के साबिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम का कहना है कि जब दुनिया में तेल की कीमतें ज़्यादा थीं तो ये फ़र्क बहुत बड़ा था, लेकिन अब जब कीमतें नीचे आ रही हैं तो रूसी तेल खरीदने का फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं रहा। अगर इस हिसाब में ये भी शामिल कर लिया जाए कि भारतीय एक्सपोर्टर्स ट्रंप के टैरिफ से मुतासिर हो रहे थे तो रूसी तेल की खरीदारी को बंद करना आसान हो गया है। भारत में मोदी हुकूमत अमेरिका से तिजारती मुआहदे को सेलिब्रेट कर रही है, मगर भारतीय ओपोजिशन रूसी तेल की खरीदारी और ज़रूरी शोबे को पहुंचने वाले नुकसानात के खदशात को लेकर तनकीद कर रही है और मुसलसल बयानियां बना रही है कि मोदी हुकूमत इतनी बेबस है कि व्हाइट हाउस से भारत की खारजा पॉलिसी और मुआशी फैसलों का ऐलान हो रहा है। कांग्रेस ने एक पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर की तरह तिजारती डील का ऐलान भी भारत ने नहीं, ट्रंप ने किया। ट्रंप का दावा है कि मुआहदा वज़ीर आज़म मोदी की दरख्वास्त पर किया गया। मुआहदे के तहत अगर भारत टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटें ख़त्म करके ज़ीरो कर देगा तो इससे भारतीय इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा, ताजिर और किसान मुतासिर होंगे। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अमरीकी एक्सपोर्ट्स के लिए खुलने से भारतीय किसानों के मफादात का कैसे तहफ़्फ़ुज़ होगा। क्या मोदी हुकूमत रूस से तेल खरीदना बंद करके अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए राजी हो गई है? अगर भारत अमेरिका से ज़्यादा मसनूआत खरीदेगा तो मेक इन इंडिया का क्या होगा? आज कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और सेक्रेटरी जनरल कांग्रेस प्रियंका गांधी ने भारतीय पार्लियामेंट के बाहर दीगर पार्लियामेंटेरियंस के साथ अमेरिका और भारत की तिजारती डील के खिलाफ एहतजाज भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने दबाव में तिजारती डील साइन की है। मोदी जी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, कुछ बदला नहीं, किसी न किसी कारण जो मैं जानता हूँ नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। बट ये आप समझिए और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। कांग्रेस अमेरिकी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ब्रूक रॉलिंस के बयान को लेकर भी बयानियां बना रही है कि अमेरिका और भारत का तिजारती मुआहदा भारतीय किसानों पर हमला है। ऑपोजिशन की दिन भर की तनकीद और सवालात के बाद भारतीय सेक्रेटरी तिजारत पीयूष गोयल ने तिजारती मुआहदे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 140 करोड़ भारतीय अवाम इस तिजारती डील को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये डील अभी आखिरी मराहिल में है, बहुत जल्द हम एक मुश्तरका बयान जारी करेंगे। 140 crore Indians are celebrating a trade deal which is under final stages of detailing between the negotiating teams of both countries. We will be shortly issuing a joint statement by both countries along with the details. आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।